गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले और दूसरे अध्याय सूरदास और तुलसीदास का विशद अध्ययन प्राप्त कर लिया है। सूरदास में जब हमने 4 पद पढ़े थे, वहीं तुलसीदास के 6 पदों का अध्ययन प्राप्त करने के उपरांत आज हम गद्य भाग के पहले चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को प्राप्त करेंगे। अब ये जो स्वप्न है, ये ऐसा स्वप्न है जो लगभग हर मनुष्य की आंखों में होता है। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने एक ऐसे अद्भुत अपूर्व स्वप्न की कल्पना की और जिन्होंने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेकर अपने कुल को गौरवान्वित किया। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1880 में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनके नाम से उनके युग को जाना जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे के नाम से यदि पिताजी को जाना जाए तो पिताजी के लिए बहुत गौरव की बात है। तो ठीक उसी प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद क्रम से 2 ऐसे लेखकों द्वारा रचित कहानी आप पढ़ेंगे जिसने अपने नाम से अपने युग की पहचान बना दी। तो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। साहित्य सृजन की जो कौशल था वो इनमें बचपन से ही दिखाई देता था। बहुत अच्छे प्रयास और शिक्षा को प्राप्त करने के उपरांत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी छोटी सी जीवन लीला में बहुत गहन अध्ययन प्राप्त करके अपने लेखन कौशल को उज्जवल बनाया। बच्चों, कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे महान व्यक्ति थे कि उनके द्वारा रचित रचनाओं के आधार पर उस समय के युग को ही भारतेंदु हरिश्चंद्र युग का नाम दे दिया गया। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, इन्होंने मात्र छोटे से जीवन काल में कोई मुश्किल से कोई 34-35 साल की उम्र में इन्होंने जो अध्ययन प्राप्त किया, उस अध्ययन से और अपने साहित्य सृजन से, अपने जीवन के अच्छे कर्मों से और उज्जवल रचनाओं के माध्यम से इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे आज भी भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस प्रकार कहानी और व्यंग रचनाओं के पारंगत माने जाते हैं, वैसे ही आपके मुंशी प्रेमचंद भी उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इन्होंने व्यंग रचना के माध्यम से एक ऐसे निबंध कौशल को प्रस्तुत किया है जिसको पढ़कर आपको ये ज्ञात होगा कि निबंध कौशल में और जो व्यंग से भरा हुआ निबंध हो उसको लिखने में इन्होंने कितनी सिद्ध हस्तता प्राप्त कर रखी थी। तो हम सबसे पहले लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया था। उसकी विपुल संपत्ति के वे एकमात्र उत्तराधिकारी थे। बच्चों, यदि बचपन में ही किसी बच्चे को सारे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अहंकारी और भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भारतेंदु पर उस अचल संपत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा, साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। जो संपत्ति उनके पिता द्वारा बिना किसी रुकावट के पिता के देहांत के उपरांत हरिश्चंद्र को प्राप्त हो गई,
ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने के बाद भी भारतेंदु में किसी प्रकार का अहम नहीं आया और भारतेंदु ने उस अचल संपत्ति को दान और सेवा कार्यों में लगा दिया। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। तो सोचिए, उस छोटे से बालक ने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उस समय बनारस में जो एक स्कूल बनाया था, जो उस समय हाई स्कूल यानी 10th तक का स्कूल था, आज वो हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि के धनी थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही प्राप्त था। बचपन से ही 16 वर्ष की आयु होने पर उन्होंने ग्रंथ की रचना आरंभ कर दी। 16 वर्ष में जहाँ बालक बहुत छोटा और ये सोचता हुआ दिखाई देता है कि उसे जीवन में क्या करना है, ऐसी उम्र में तो उन्होंने अपने साहित्य सृजन को एक ऐसी दिशा प्रदान की थी जिस दिशा ने उनके जीवन के लक्ष्यों का मापदंड ही बदल दिया। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था और 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों, मात्र 35 साल की आयु में जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के कार्यों को समाप्त कर दिया, अर्थात मृत्यु में समा गया, ऐसे महान हरिश्चंद्र ने देखिए कितने ग्रंथ लिखे हैं। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि 175 ग्रंथ हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं और लगभग सभी उपलब्ध भी हैं। 175 ग्रंथ मात्र 35 वर्ष की आयु तक उन्होंने पूरे किए। तो सोचिए, जीवन में उन्होंने किसी और लक्ष्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब इस प्रकार से एक लेखक और कवि अपनी लक्ष्य की ओर समर्पित हो जाता है तो फिर उसका जीवन एक आदर्श बन जाता है। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी का गद्य प्रवर्तक माना जाता है। मतलब गद्य का सृजन जिन्होंने प्रारंभ किया या उसका निर्माण किया, ऐसे प्रवर्तक के रूप में जिसे हम जानते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भाषा और साहित्य दोनों पर आपका स्थायी प्रभाव था। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। बच्चों, परिमार्जित शब्द का मतलब होता है सुधारना। परिमार्जित यानी शुद्ध करना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत छोटे से जीवन काल में अपने अध्ययन के प्रति रुझान को दिखाते हुए और पिता की अचल संपत्ति को प्राप्त करते हुए उन्होंने अपने साहित्य सृजन के कौशल को निरंतर आगे बढ़ाया और बहुत छोटी सी आयु में ही उन्होंने 175 ग्रंथों की रचना कर डाली। तो बच्चों, बहुत बड़ी बात है कि अपने नाम को अपने युग का नाम बना देना। भारतेंदु को उस समय से ही भारतेंदु युग के नाम से जाना जाने लगा। तो सोचिए कि ऐसे महान लेखक ने ऐसा कितना बड़ा काम करके दिखाया कि उनका युग ही उनके नाम से परिचित हो गया। आपकी भाषा में संस्कृत और तत्सम शब्दों की बहुतायत थी। देखिए, गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उन्होंने मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता थी। भारतेंदु जी के जीवन की और उनके लेखन कार्य की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यही थी कि वे प्राचीन और नवीन के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करके ये स्पष्ट कर देना चाहते थे कि यदि प्राचीन और नवीन में सामंजस्य नहीं होगा तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों में एक ऐसा गैप होगा जिस गैप को भरना, जिस अंतराल को भरना
शायद संभव ना हो। इसलिए उनका मानना था कि प्राचीनता और नवीनता के मध्य एक सामंजस्य होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपनी सृष्टि को और अपनी रचनाओं को और अधिक सौम्य बना सकें। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की बहुतायत है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी अधिक लालित्य का मतलब होता है सुंदरता। लालित्य का मतलब है सुंदरता। तो आपने संस्कृत के तद्भव शब्दों को प्रयुक्त किया। देखिए, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में यथावत आते हैं, अर्थात उनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वो तो होते हैं तत्सम शब्द। लेकिन इन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये संस्कृत के बदले हुए शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में अपनी रचनाओं में करते थे। साथ ही इन्होंने विशेष रूप से लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग अपनी रचनाओं में क्यों करते थे? क्योंकि उनकी रचनाओं की प्रधानता जो थी वो थी व्यंग प्रधानता। क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग को प्रथम स्थान दिया था। व्यंग को प्रथम स्थान देने के कारण उन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं उनके अन्य अर्थ प्रकट होते हैं, तो लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाया था। उनकी स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग के भी प्रयोग किए थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह जगह रोचकता यानी रुचि या रोचकता का मतलब है प्रभावी या रुचि प्रधान, प्रभावी या रुचि प्रधान। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जिस प्रभाव को देखकर हर पढ़ने वाला पाठक उनकी रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता था। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। मतलब बचपन से ही उनका नाम जो था वो हरिश्चंद्र था, लेकिन उनकी रचनाओं और उनकी प्रभाव कुशलता को देखते हुए उस समय की जनता ने उन्हें भारतेंदु बना दिया, अर्थात भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा में प्रतिष्ठित हो उनके युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। बच्चों, मैगजीन क्या होती है? एक छोटी पत्रिका होती है जो साप्ताहिक और वार्षिक, साप्ताहिक और पाक्षिक दोनों रूपों में देखी जाती है। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथों की रचना की, जिसमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। उन रचनाओं में उन्होंने ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किया है। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वैदिकी हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा और नंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, आपने आज जो अभी पढ़ा उसकी मुख्य बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी में हुआ था
और बहुत प्रतिष्ठित कुल के अंदर इनका जन्म हुआ। पिताजी जो थे वो भी बचपन से ही बहुत पढ़ने के शौकीन थे और हिंदी के अच्छे कवि थे। उन्हीं के घर में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जब जन्म हुआ तो बहुत अच्छे सुयोग से उन्होंने लेखन कार्य में अपने चित्त को लगा दिया। बचपन में ही पिता के देहावसान के उपरांत भारतेंदु को एक अचल संपत्ति का मालिक बना दिया। अचल संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी एक सामान्य मनुष्य की भांति इनमें किसी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं आया और इन्होंने उस अचल संपत्ति को संपूर्ण प्रजामंडल के हित में लगा दिया। उस समय की जनता में सब प्रकार से इन्होंने उस धन को समाज सेवा की ओर लगाते हुए काशी में ही, जिसे बनारस के नाम से भी जानते हैं, उसमें ही इन्होंने एक हाई स्कूल की स्थापना की और वो हाई स्कूल आज हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग किया, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया, अपने रचनाओं में एक व्यंग प्रधानता का कौशल इन्होंने दिखाया और वहीं व्यंग प्रधानता होने के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष रूप से देश और देश की संस्कृति को महत्व दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथों की रचना की, जिनमें अनुवाद अधिक थे। इनकी रचनाओं में कवि वचन सुधा, चंद्रावली नाटिका आदि प्रमुख हैं। अब बच्चों, हम इस कहानी जो एक निबंध के रूप में दी गई है उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न अपने आप में एक ऐसी कल्पना है जिसके साथ संसार का हर मनुष्य जीता है। बच्चों, संसार के हर मनुष्य के मन में एक ऐसी कल्पना होती है कि संसार में उसका नाम उसके मरने के बाद भी याद किया जाए। तो ऐसा काम हम संसार में जाने से पहले करते हुए जाएं कि संसार में हर व्यक्ति हमारे कर्मों की वजह से हमें जानता रहे। तो ऐसा ही कुछ कल्पनाजनक कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिस्तर पे पड़े पड़े सोचते हुए रात्रि के शयन से पहले सोचा और सोचते सोचते उनको निद्रा आ गई और उस निद्रा में उन्होंने क्या स्वप्न देखा और वो स्वप्न आज के वर्तमान समय में किस स्वाभाविकता को प्रकट करता है, वही हम इस रचना में पढ़ेंगे। अब हम पाठ परिचय की ओर ध्यान देते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। विनोद का मतलब होता है मजाक, विनोद से तात्पर्य है हंसी मजाक। विनोद का तात्पर्य है हंसी मजाक। तो इन्होंने अपने इस निबंध में विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण दिया है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र और हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, यह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है। लालायित का मतलब है उत्सुक। उत्सुक या तीव्र इच्छा। लालायित का मतलब है उत्सुक या तीव्र इच्छा। यह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण विषय है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता और अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा
के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, जहाँ ये कहानी एक निबंध के रूप में एक स्वप्न से प्रारंभ होती है। बच्चों, लेखक जो है वो बिस्तर पे लेटे लेटे, पलंग पर लेटे लेटे ये सोचते हैं कि संसार जो है ये क्षणभंगुर है, अर्थात कब किसका बुलावा आ जाए ये कोई नहीं जानता, अर्थात कब मृत्यु को हम प्राप्त हो जाएं ये किसी को भी ज्ञात नहीं होता है। तो ऐसे क्षणभंगुर संसार में क्यों ना हम कुछ ऐसे कार्य करें कि उन कार्यों से हमारा नाम संसार में अमर हो जाए। ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र बिस्तर पे यानी पलंग पर लेटे लेटे सोचते हैं। तभी उनकी नींद लग जाती है, और जब नींद लग जाती है तो वो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में क्या देखते हैं कि वो अपना नाम अमर करने के लिए कुछ प्रयासरत हैं, अर्थात वो कुछ सोच रहे हैं कि संसार में अपना नाम कैसे अमर किया जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब बात यह है कि क्या ये निबंध उसी पर आधारित है? तो बच्चों, जब हम ये निबंध बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इसमें एक ऐसा व्यंग किया गया है जो ये बात स्पष्ट करता है कि जिस समय का ये निबंध है उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, और अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जिस प्रकार से अंधेर नगरी और चौपट राजा की लोकोक्ति पूरी तरह से लागू होती है, वैसा ही शासन उस समय अंग्रेजों का रहा था। बच्चों, अंग्रेजों ने हमारे भारत में यद्यपि कुछ स्कूल कॉलेज की स्थापना की थी, और जो स्कूल कॉलेज उन्होंने बनाए थे, या यूँ कहें कि जो पहले से बने हुए थे, उनमें उन्होंने शिक्षकों की व्यवस्था की थी। कुछ तो निर्माण उनके द्वारा किया गया था, और कुछ ऐसे विद्यालय भी थे जिनमें उन्होंने अंग्रेज शिक्षकों को निर्धारित कर दिया था। अब बात यह है कि अंग्रेज शिक्षक जो थे वो बाहर से थे, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से आए हुए जो अंग्रेज शिक्षक हैं उनको नाम तो है उनका, जैसे हर व्यक्ति की एक पहचान नाम से होती है, ऐसे उनका नाम तो है, लेकिन जैसे भारत में नाम जो गुणों को प्रकट करता है, जैसे सत्यवान अर्थात सत्य बोलने वाला, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों के नाम के अर्थ जो थे, यद्यपि वो उस शिक्षा व्यवस्था पर खरे नहीं उतरते थे। अब यहाँ एक ऐसा व्यंग है कि उस समय अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो चरमरा रही थी, अर्थात उसकी स्थिति बहुत डावाडोल थी, और किसी भी प्रकार से वो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की प्रगति में बाधक थी। जब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ही अच्छी नहीं होगी तो फिर बच्चों द्वारा देश का भविष्य जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति इन्होंने अपने स्वप्न में सोची है। अब बच्चों, इसका संक्षिप्त जो विवरण है वो मैं आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ कि वो बिस्तर पे लेटे लेटे क्या सोचते हैं, उसका क्या परिणाम निकलता है। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हैं कि उन्हें अपना नाम अमर करने के लिए कुछ संसार में ऐसा करना चाहिए जिससे संसार के लोग उन्हें बहुत समय तक, अनंत काल तक याद करते रहें। और ऐसा करने के लिए ही भारतेंदु हरिश्चंद्र बिस्तर पे सोते सोते ऐसा लगता है कि उन्हें कब नींद आ गई पता नहीं। नींद में जाते ही भारतेंदु हरिश्चंद्र एक स्वप्न देखने लग जाते हैं। बच्चों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम जिसको याद करते करते सो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क का एक भाग कभी नहीं सोता, और वह जो मस्तिष्क का भाग है जो सोता नहीं है वो हमारे स्वप्नों का कारण है। तो उस मस्तिष्क के भाग के जगने के कारण हम जैसा सोचते हुए सो जाते हैं, ठीक वैसे ही सपने हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। ऐसा ही भारतेंदु जी के साथ हुआ, और वो सोते सोते स्वप्न देखने लगे कि वो एक पुस्तक की रचना करना चाहते हैं।
स्वप्न में वो क्या सोच रहे हैं कि हे प्रभु, मैं एक पुस्तक की रचना करता हूँ, और पुस्तक की सबसे पहले वो सोचते हैं कि मैं कोई देवालय बनाता हूँ। देवालय यानी मंदिर। तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक मंदिर बना दूँ। मंदिरों में जब जो उसका निर्माणकर्ता होता है, उस निर्माणकर्ता का नाम बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ मंदिरों में लिखा होता है। तो उन्हें लगता है क्यों ना एक मंदिर का निर्माण किया जाए जिसे देवालय कहा जाता है, और फिर उस देवालय के माध्यम से अनंत काल तक लोग मुझे याद रखें। तो ऐसा सोचते सोचते लेकिन तुरंत ही उनके मन में ये विचार आता है कि यदि देवालय बना दिया जाएगा तो हमारे देश में जो अंग्रेजी सभ्यता है जो चर्च में जाती है, तो हमारे देश में उस अंग्रेज़ों के भय की वजह से ऐसे देवालयों की प्रति लोगों का रुझान होगा भी या नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए वो देवालय बनाने का विचार छोड़ देते हैं। उसके उपरांत उनके दिमाग में दूसरी बात आती है, और ये सब स्वप्न में है। इसीलिए इस शीर्षक का नाम क्या है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। स्वप्न में दूसरी बात वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक पुस्तक लिखूं और पुस्तक लिखकर मेरा नाम अमर कर दूं। लेकिन अगले ही पल उन्हें ध्यान आता है कि जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो पुस्तक लिखने के उपरांत वो पुस्तक शोध के लिए जाती है। बच्चों, ये शोध क्या होता है? अर्थात उसमें ऐसी समीक्षा होती है कि उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष छांट लिए जाते हैं, और उस समीक्षा में बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो इस किताब से अलग कर दिए जाते हैं। तो अगले ही पल भारतेंदु हरिश्चंद्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि वो पुस्तक लिखेंगे तो पुस्तक लिखने से उनके यश के स्थान पर अपयश की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब पुस्तक समीक्षा के लिए पहुंचेगी तो समीक्षा करने वाले लोग उस पुस्तक को न पढ़कर बल्कि उसमें निकली हुई खामियों पर ध्यान देते हुए उनके लिए व्यंग बाण छोड़ देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से अगले ही पल उनके दिमाग में एक नया स्वप्न आता है जो सोते सोते वो सोच रहे हैं। और वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना एक विद्यालय बना दिया जाए। अब विद्यालय का स्वप्न आते ही लेखक का मन जो है वो इस बात में डूब जाता है, सोते सोते यानी स्वप्न में। ये बात याद रखनी है कि वो जाग नहीं रहे हैं, वो केवल एक स्वप्न देख रहे हैं। तो अगले ही पल उनके दिमाग में क्या बात आती है कि क्यों ना मैं एक विद्यालय का निर्माण करूं, और विद्यालय निर्माण के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब वो सोचते हैं कि चलो विद्यालय का निर्माण कर भी दूं, लेकिन विद्यालय निर्माण के लिए धन कहाँ से आएगा? ऐसा सोचते हुए वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके दिमाग में आता है कि उनके जो परम मित्र हैं, अब परम मित्र का यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ है, कि उनके जो परम मित्र हैं उस मित्र की सहायता से वो विद्यालय का कुल खर्चा उठा लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने मित्र को चुका देंगे। ऐसा सोचते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने विद्यालय के स्वप्न को पूरा करने में लग जाते हैं, और इस तरह से उनका स्वप्न जो है वो स्वप्न में ही विद्यालय का निर्माण होने लग जाता है। बच्चों, कितनी अजीब सी कल्पना है नाम अमर रखने के लिए। अब इन्होंने विद्यालय निर्माण का ही स्वप्न क्यों देखा बच्चों? क्यों? क्योंकि इस स्वप्न के पीछे भी एक व्यंग है, और वो व्यंग क्या है कि जो कुछ भी उन्होंने स्वप्न में देखा वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था पर करारा प्रहार था। अब उस समय की शासन व्यवस्था में डायरेक्ट यदि हम अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर व्यंग करें तो उस समय की अंग्रेजी शासन व्यवस्था ऐसे लेखकों और कवियों को तुरंत जेल में डाल देती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने विवेक और सूझबूझ का ऐसा प्रयोग किया कि उससे ना तो किसी को ये ज्ञात हुआ कि वो कहना क्या चाहते हैं, और पूरी बात में ये बात स्पष्ट हो गई कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल भी डावाडोल जैसी स्थिति थी,
और उस शिक्षा व्यवस्था में हमारे देश का भविष्य पूरी तरह से खतरे में डूबा हुआ था। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो विद्यालय का स्वप्न देखा वो स्वप्न में ही बनकर खड़ा हो गया। स्वप्न में बने हुए उस विद्यालय को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हुए वो ये सोचते हैं कि ऐसा सुंदर विद्यालय उन्होंने कभी कल्पना में सोचा नहीं था। अब उन्हें ये ज्ञात तो है नहीं, क्योंकि स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि वो स्वप्न देख रहा है। तो बहुत प्रसन्न चित्त है कि मैंने विद्यालय का निर्माण कर दिया, और ऐसा सोचते हुए उनके स्वप्न को परिणति आगे बढ़ती है। और फिर विद्यालय निर्माण के बाद आती है कि विद्यालय में किस प्रकार के और शिक्षक कहाँ से बुलाए जाएं। अब बच्चों, मैंने यह बात आपको बताई थी कि ये जो विद्यालय का निर्माण हो रहा है ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर व्यंग है। तो हमारे जो उस समय अंग्रेजी काल में जो शिक्षण संस्थाएं थीं, उन शिक्षण संस्थाओं में जो अंग्रेजी शिक्षक थे वो अपने गुणों के अनुरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उस प्रकार से विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं करा पाते थे, क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब विद्यार्थी पढ़ने वाले तो भारतीय हैं, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो अंग्रेज हैं। अब उस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा रही थी। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस निबंध की रचना की, और ये निबंध पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा व्यंग साबित हुआ। इस व्यंग रचना में आगे ही उन्होंने फिर सोचा, जो स्वप्न में ही चल रहा है, कि इस शिक्षण व्यवस्था में जो उन्होंने एक विद्यालय खोला है स्वप्न में, उसमें शिक्षक कहाँ से बुलाए जाएं। अब जो शिक्षक आए हैं वो देखिए, अब इसमें ये तो नहीं लिखा जा सकता कि शिक्षक ब्रिटेन से बुलाए गए थे, नहीं, क्योंकि स्वप्न है, और स्वप्न में भी वो इस तरह से कोई बात नहीं लिखना चाहते थे कि कहीं भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को उन पर किए गए व्यंग्यबाण का अंदाज़ा लग जाए। तो उन्होंने स्वप्न में शिक्षक कहाँ से बुलाए हैं, हिमाचल जो हिमालय है उसकी गुफाओं से उन्होंने शिक्षकों की व्यवस्था की है। अब आप सुनिए कि हिमालय की गुफाओं से जो शिक्षक आएंगे तो वो साधु होंगे, लेकिन वो साधु हैं, वो कैसे साधु हैं कि जिनको बहुत समय पहले ही एक तरह से देश निकाला मिला हुआ है और जो छुपकर वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो बच्चों, शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ उन्होंने ऐसे शिक्षकों की बात क्यों की है। ब्रिटेन से भी जो शिक्षक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए बुलाए गए थे वो भी ऐसे ही शिक्षक थे जिनको पूरी तरह से अपनी शिक्षा का ज्ञान नहीं था, और ऐसा ज्ञान न होने के कारण ही उन्होंने अपने शिक्षकों की व्यवस्था हिमालय की कंदराओं से की थी। तो बच्चों, हिमालय की कंदराओं से कुल मिलाकर 8 या 9 अध्यापक बुलाए गए। अब ये कहानी आगे की हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज आपने जो पढ़ा है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त परिचय लगभग एक पृष्ठ में आपको लिखना है। जो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया था उसमें जो उनकी भाषागत विशेषता है उसको अलग बिंदु बनाकर लिखें, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग उनकी विशेषताओं की वजह से ही जाना जाता था। साथ ही जो कठिन शब्दार्थ पाठ के पीछे दिए गए हैं उन्हें भी कॉपी में लिखना है और फिर याद करना है। इसके उपरांत यदि आपके मन में और कोई प्रश्न बनता है तो वो अपनी कॉपी में लिखकर रखें। धन्यवाद।